नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत है आपका जे सर ऑनलाइन क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक के अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और युद्ध का त्याग इन्होंने धम्म से किया। धम्म का अर्थ धर्म है। इस अध्याय को शुरू करने के लिए यहाँ एक चित्र में आप देख रहे हैं, ये बालिका जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट दिए। उन कड़क नोटों को उसने हाथ में रखा और उसने मन में सोचा कि मैं सीडी खरीदता हूं। जब उसने नोट को देखा तो उस पे उसे छोटे छोटे चित्रों के साथ गांधी जी का चित्र मिला। उसने छोटा शेर देखा कि ये ऐसे शेर के चित्र हैं, वो कहाँ से आए, आखिर यहाँ शेर क्यों बने। तो देखिए दोस्तों, जो शेर बने हैं उन शेरों के विषय में बताऊं आपको कि ये है आपका शेर वाला अशोक स्तंभ। सारनाथ से अशोक स्तंभ मिला है, जिसके बारे में हमने विगत कक्षा में पढ़ा कि सारनाथ क्या था। सारनाथ बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थान है जो वर्तमान बिहार में स्थित है। इस सारनाथ में अशोक ने एक स्तंभ स्थापित करवाया जो अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस पे 4 शेर बने हैं, पर दिखते 3 हैं एक तरफ से देखने पर। इस महान साम्राज्य के शासक अशोक, जो मगध के शासक थे, उन्होंने ये साम्राज्य, मगध साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र यानी पोते थे अशोक सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें चाणक्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य ने हमें एक पुस्तक दी जिसे अर्थशास्त्र कहा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी इन्होंने। इस अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें उस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित हैं अशोक। तो देखिए, वंश कहते किसे, मैं आपको बता दूं। वंश से तात्पर्य है कि जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बन रहे होते हैं, उसको हम वंश कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक शासक बना एक ही परिवार का, तो ये वंशवाद व्यवस्था हुई, वंश हुआ। इस प्रकार वंश होते हैं। आइए हम बात करते हैं अशोक साम्राज्य की। अशोक का साम्राज्य जो था, उसके प्रमुख केंद्रों में हम बात करें तो वो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में स्थित था, उज्जैन उत्तर में स्थित था, जबकि पाटलिपुत्र वर्तमान मगध की, जो बिहार में स्थित है, उसकी राजधानी थी। ये आप इस चीज को समझने के लिए आप इस मानचित्र को देखिए। ये रहा ये मानचित्र। इस मानचित्र में तक्षशिला है, ये तक्षशिला है। उज्जैन है उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, उत्तर में उज्जैन, और ये पाटलिपुत्र है। ये जो काले डॉट से हैं वो साम्राज्य के प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा लाल डॉट आप देख रहे हैं, ये सभी उस समय जो प्राप्त अभिलेख हुए उनके स्थान हैं। जैसे लंपक है, कंधार है, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, यरगुड़ी, ब्रह्मगिरी, जोंगड़, धौली, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी, मेरठ, कलसी, मेहरगढ़, शाहबाजगढ़ी। इस प्रकार ये स्थान वो थे जहां पर अशोक के समकालीन अभिलेख मिले हैं। अब देखिए आप, साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिनमें हमने उनके बारे में अभी चर्चा की है। व्यापारिक नगर यहां पर थे। नगरों में व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इसके अलावा कृषक जो थे वो जंगलों में रहा करते थे। पशुपालक गांव में रहा करते थे। गांव भी भले पूरे और भरपूर रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो जंगलों से भरा हुआ था, वहाँ लोग फल फूल का
संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाया करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे, अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी किया करते थे और उनकी पोशाक भी संभवतया अलग अलग ही हुआ करती थी। अब मैं बात करता हूं साम्राज्य और राज्य की। देखिए, साम्राज्य और राज्य की तुलना यदि की जाए तो राज्य की तुलना में साम्राज्य बड़े होते हैं और यहां सेना की अधिक आवश्यकता पड़ती है। साम्राज्य में सम्राट शासक होता है और राज्य में राजा शासक होता है। राज्यों को कम संसाधन की आवश्यकता होती थी, जबकि राजा को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। साम्राज्य की यदि प्रशासन की हम बात करें तो यहां पर राजा जो सम्राट जो था वो मुख्य प्रशासक हुआ करता था। उसके नीचे अनेक राज्य हुआ करते थे या अनेक नगर हुआ करते थे, जिनमें राजकुमारों को भी शासक नियुक्त कर दिया जाता था। राजा कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया करते थे। राजा के आदेश की यदि कोई उल्लंघन कर देता था, अवहेलना कर देता था, तो उस व्यक्ति को सजा जैसा प्रावधान भी हुआ करता था। सभी व्यक्तियों को वेतन का प्रावधान हुआ करता था, वेतन दिया करते थे। इसके अलावा राजा के स्वयं के संदेशवाहक होते थे, वो जगह जगह जाकर संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। गुप्तचर राजा के हुआ करते थे, जो जासूसी जिन्हें कहते हैं, जासूसी करने का काम किया करते थे। अधिकारियों के क्रियाकलापों पे वो नजर रखने का काम भी करते थे। सम्राट जो होता था राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को गवर्नर बनाकर भी भेज दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम से कंबल बहुत अच्छे मिला करते थे और उपहार में मिला करते थे, नजराने में मिला करते थे, जबकि दक्षिण भारत से नजराने में सोने और कीमती पत्थर की आवक हुआ करती थी, आयात हुआ करता था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में ही इकट्ठा किया जाता था। अब नजराना कहते किसे हैं? देखिए दोस्तों, ये जो नजराना है, इस नजराने से आशय है, नजराने से आशय ये है कि कर जो नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाए वो कर है, और जो अनियमित ढंग से कर इकट्ठा किया जाता था वो नजराना हुआ करता था। जब आवश्यकता होती तब नजराना ले लिया जाता था। जैसे सम्राट को धन की आवश्यकता है राजकोष में, तो नजराने के रूप में सम्राट धन इकट्ठा करवा लेता था, या स्वयं भी अपनी स्वेच्छा से भी व्यक्ति नजराना राजा को भेंट कर दिया करते थे। इस प्रकार ये नजराने की व्यवस्था हुआ करती थी। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत मैगस्नीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, वो एक बार चंद्रगुप्त के दरबार में आते हैं और उन्होंने चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के बारे में और उस समय उसने जो देखा उसके बारे में लिखा है कि राजा था, वो जनता के सामने विशेष अवसरों पर आया करता था, तो उसकी शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। उस शोभा यात्रा में राजा को सोने की पालकी पे बिठाया जाता था। ऐसा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुस्तक सेल्यूकस निकेटर के
राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। उसने लिखा कि राजा सोने की पालकी में बैठकर शोभा यात्रा में जाया करता था। उसके अंगरक्षक जो थे वो सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर बैठा करते थे। साथ ही कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इसके अलावा राजा के चारों ओर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड मंडराता रहता था ताकि उसका बाह्य आक्रमण से रक्षा हो सके। अब आपके मन में होगा कि तोते किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई तीर चलाता है और तोतों का झुंड उड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो तीर तोते को टकरा कर ही रुक जाएगा, उससे तोता ही मरेगा। राजा इतने भयभीत थे कि वह सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे। साथ ही मेगास्थनीज ने लिखा कि राजा कभी भी महल में एक कमरे में 2 दिन से अधिक नहीं सोते थे। दूसरे दिन कमरा चेंज कर दिया करते थे एवं खाना खाने से पूर्व वे भोजन किसी अपने विश्वस्त कर्मचारी को खिलाने के बाद ही खाया करते थे। उन्होंने पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना के बारे में लिखा कि महान और खूबसूरत नगर बहुत विशाल था, जिसमें 570 बुर्ज थे, 64 द्वार थे इसमें, और 2 और 3 मंजिले आवास हुआ करते थे, जिसमें लकड़ी और पक्की ईंटों के आवास हुआ करते थे। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इंडिका पुस्तक में ऐसा लिखा गया है। यहां चारों तरफ उद्यान और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। इस प्रकार मेगास्थनीज ने कहा कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है वो इतना, जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य है वो इतना महान है, उसके बारे में उसने अपनी पुस्तक में लिखा। आइए हम अपने विषय की बात करें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जब शासक बना तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने शासक बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध उन्होंने जीता और इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे इस युद्ध में। इस पर अशोक ने कहा कि मुझे इस बात का अपार दुख हुआ है, जो किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मरते हैं। जब भी ऐसा होता है कि किसी 2 राज्यों के बीच युद्ध होता है तो लाखों लोग मरते हैं, लाखों बंदी बनते हैं। इस चीज से दुखी होकर अशोक ने आजीवन युद्ध न करने का प्रण लिया और उसे अशोक ने धम्म कहा, और अपने बाद जो शासक हुए उन्हें भी ये शिक्षा दी कि युद्ध ना किया जाए। इस प्रकार धम्म का शुरुआत यदि की जाए तो अशोक से है, और धम्म का शाब्दिक अर्थ है वो धर्म है, प्राकृतिक रूप में, प्राकृत भाषा है उसके रूप में। कलिंग युद्ध आप समझ गए हैं। धम्म का आशय है धर्म। अशोक ने स्तंभों पे धम्म के बारे में लिखवाया। धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा को निर्देशित करे। वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। स्वयं राजा अशोक अपने आप को पिता व प्रजा को पुत्र के समान देखा करते थे। उनका मानना था कि राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र का संबंध होता है। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें बहुत ज्यादा संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। इनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोस के लोगों के बीच भी झगड़े हुआ करते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की। जो धर्म महामात नाम से अधिकारी हुआ करते थे वो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा दिया करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश
कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ के माध्यम से शिलाओं पर गुदवा कर रखवाए, जिससे उस राजा के संदेश को लोग स्वयं पढ़ सकें और उसको अपने निज जीवन में उतार सकें। ऐसी व्यवस्था अशोक ने अपने साम्राज्य में की थी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। यहां तक कि अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को भी भेजा और संघमित्रा पुत्री को भी भेज दिया था। जो शिलाओं पर उन्होंने संदेश गुदवाए उनमें से एक ये भी है। देखिए, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखकर आप बता दूं आपको कि ये बिहार के रामपुरा में मिला एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन में है वर्तमान में। ये रामपुरवा नामक स्थान बिहार में मिला है, जो आज राष्ट्रपति भवन में है। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अपनी प्रजा के लिए अशोक समय समय पे संदेश दिया करते थे। अशोक ने प्रजा को विभिन्न प्रकार के संदेश दिए, क्योंकि उस समय के लोग अक्सर विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान किया करते थे, जो अशोक के मतानुसार निरर्थक और व्यर्थ थे। जैसे कि कोई बीमार होता तो उस समय के लोग उस पर अनुष्ठान करते, बच्चों का विवाह होता तो अनुष्ठान करते, बच्चों का जन्म होता तो अनुष्ठान होता, जब कोई यात्रा की जाती तो भी अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। तब फिर तरह तरह के अनुष्ठानों को देखकर अशोक ने कहा कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य रीतियां क्या है वो मैं आपको बताऊं। अशोक ने कहा, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरे के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि धम्म का अर्थ क्या है, धर्म। धम्म का अर्थ क्या है, धर्म। तो अर्थ हुआ कि अपने धर्म की प्रशंसा मतलब अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करना भी उन्होंने गलत काम बताया है। ऐसा करना वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाना होता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, ऐसा अशोक ने कहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के उन धम्म लेखों के बारे में ऐसा कहा है। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आप के अनुसार आज भी प्रासंगिक है। वो इस प्रकार प्रासंगिक हैं, अशोक के संदेश के उन हिस्सों को मैं आपको बता दूं। जैसे उन्होंने धर्म रक्षा के लिए कहा कि सभी धर्म समान हैं, किसी धर्म की निंदा नहीं करना, दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना। यह अशोक का मानना था धर्म को लेकर। देखिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत में ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। लिपियों के बारे में आपको मैं कुछ चित्र दिखा रहा हूं जिसमें विभिन्न लिपियां हैं। देखिए, जैसे यह है आपकी ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है, बंगला लिपि है, मलयालम है और तमिल है, जिसमें अ वर्ण को इस प्रकार लिखा गया है। विभिन्न प्रकार की लिपियां मिली हैं।
एक यहाँ अन्यत्र करके पॉइंट और है, वो आपको बताऊं मैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले यानी 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा। कितनी महान दीवार है, देखिए, चीन की विशाल दीवार जो अंतरिक्ष से दिख जाती है, उसका निर्माण कितने समय में हुआ कि वो लगातार 2400 साल तक चलता रहा उसका निर्माण। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती हैं, ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। सामान्य जानकारी का प्रश्न भी है कि चीन की दीवार कितनी लंबी है, तो 6400 किलोमीटर लंबी है। तथा पत्थर और ईंट से इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसी चौड़ी सड़क बनाई गई है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। हर 100-200 मीटर के बाद बुर्ज बनाए हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। वह युद्ध में और इनमें विश्वास, लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं करते थे। जैसा मैंने पूरे लेक्चर में आपको बताया है कि अशोक महान सम्राट थे जो किसी प्रकार के युद्ध या हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। वो अहिंसक राजा थे। कलिंग युद्ध का उन्हें बड़ा पछतावा होता है। इस प्रकार आपके महान सम्राट अशोक थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने की प्रेरणा ली और जगह जगह दंभ लेख स्थापित करवाए। बहुत से लेख इन्होंने लिखे जो पत्थरों पर खुदवाए गए थे। विभिन्न लिपियों में इन्होंने ये लिखवाए थे। ये था आपका हिस्ट्री लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य का शुरुआत हुई है और इस शुरुआत के लगभग 100 साल पहले, 2400 साल पहले मतलब अब से, चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। अशोक अहिंसक राजा थे। इसी प्रकार के लेक्चर वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जे सर नाम से चैनल पर, और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।